नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की सबसे बड़ी खबर प्रदेश की देवस्थानम एक्ट को लेकर, जिससे हम इस खबर न्यूज का आगाज कर रहे हैं, जिसमें आज फैसले का दिन है। हाईकोर्ट की डबल बेंच कर चुकी है सुनवाई और आज सुनाया जाएगा सुरक्षित रखा हुआ फैसला। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस एक्ट को चैलेंज दिया है। मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप को सरासर गलत बताते हैं सुब्रमण्यम स्वामी और इस एक्ट के खिलाफ पहुंचे हैं हाईकोर्ट। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिर एक्ट के दायरे में हैं। इस एक्ट के खिलाफ केदारनाथ के कुछ पुरोहित भी गए हैं कोर्ट। ये बड़ी खबर आज की, जिस पर सुरक्षित रखा गया फैसला आज सुनाया जाएगा। देहरादून का एक एनजीओ है रूलअप, जो इस एक्ट के समर्थन में है। त्रिवेंद्र सरकार की दलील, मंदिरों की बेहतर व्यवस्था के लिए इस एक्ट को बनाया गया है, तैयार किया गया है। लेकिन मंदिरों के पुरोहित, पंडित इस एक्ट के खिलाफ और उनका समर्थन करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी। तो क्या है ये पूरा मामला, आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 51 मंदिरों का प्रबंधन बोर्ड के अधीन आना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी इसमें शामिल होना। चारधाम एक्ट के अंदर, चारधाम देवस्थानम एक्ट में बोर्ड में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष और बोर्ड में पर्यटन मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया। सरकारी दखल की बात सीधे तौर पर समझी जा सकती है। बोर्ड में कुल 9 पदेन सदस्य हैं। पंडा पुरोहितों ने हक हकूक को ठेस पहुंचाने वाला बताया है इस एक्ट को। एक्ट के विरोध में मामला पहुंचा है हाईकोर्ट और लंबे समय से चल रहा है मामला हाईकोर्ट में, जिस पर आज सुरक्षित रखा गया फैसला सामने आएगा। और बड़ी बात यह कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो लीड कर रहे हैं इस पूरे मामले को। याचिका में एक्ट को बताया गया है असंवैधानिक। सुब्रमण्यम स्वामी पूरी तरह से इस याचिका को असंवैधानिक बताते हैं। एक्ट को संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 32 का उल्लंघन बताया गया है। तो ये आपको विस्तार से बता रहे हैं। देवस्थानम एक्ट, जिस पर विवाद चला, लंबे समय से चला, आज इस पर सुरक्षित रखा हुआ फैसला सुनाया जाएगा। अब इस पर मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ है नैनीताल से, साथ ही मेरे साथ सुनील नप्रभात हैं देहरादून से। दोनों की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हम वीरेंद्र बिष्ट के पास जाएंगे। वीरेंद्र बिष्ट, आप नैनीताल में मौजूद हैं। बहुत बड़ा आज प्रदेशवासियों के लिए दिन होने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में कुछ मामले ऐसे हैं जो लंबे समय से अटके हैं और प्रदेशवासी उस पर एक फाइनल फैसला चाहते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला देवस्थानम एक्ट को लेकर है। आज इस पर सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाए जाने वाला है। बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैसला आज उत्तराखंड हाईकोर्ट देगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुब्रमण्यम स्वामी अपनी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और हाईकोर्ट उनको आना पड़ा है और हाईकोर्ट में उन्होंने जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा कि जो सरकार का एक्ट है वो एकदम असंवैधानिक है, उसको निरस्त किया जाए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जब राज्य सरकार ने अपना तर्क रखा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक्ट है वो अनुच्छेद 25 और 26 का वायलेशन नहीं करता है और जो धार्मिक आजादी है लोगों की और अपने धार्मिक स्थल बनाने और उनको संवारने और उनके रखरखाव का जो जिम्मा है उस पर कहीं न कुठाराघात करता है। हालांकि पंडा पुरोहित राज्य के लगातार इस एक्ट का विरोध करते रहे हैं। राजनीति इस पूरे मसले को लेकर होते रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर एक जो रूलेक संस्था है देहरादून की, वो हाईकोर्ट आई थी। उन्होंने जो स्ट्रांग तर्क कोर्ट में दाखिल किए थे, मनुस्मृति का हवाला दिया गया था और कहा था कोर्ट में कि मदन मोहन मालवीय ने भी तमाम जो सवाल हैं करप्शन के, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ जो मंदिर हैं उन पर उठाए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने भी इसमें एक 100 साल पुराना एक्ट बनाया गया था। आज तक उसी को ही चुनौती नहीं मिली। तो ये इस एक्ट को रखा जाना ठीक है, यानी सरकार ने जो एक्ट बनाया है वो एकदम ठीक बनाया है। लेकिन हालांकि अयोध्या कांड का भी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हवाला दिया गया और कहा गया कि जो गजेटियर में लिखा गया है उसे कोर्ट मान सकती है और अयोध्या कांड में भी कोर्ट ने गजेटियर का हवाला दिया गया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज का जो हाईकोर्ट का फैसला है वो बड़ा अहम है और कोर्ट इस पर क्या निर्णय देती है, क्या सरकार अपना एक्ट बचा पाएगी या फिर इस एक्ट को भी कोर्ट खारिज करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों तमाम तर्क कोर्ट में दिए गए हैं, चाहे वो रूलेक संस्था है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये कहते रहे हैं कि सरकार मंदिर चलाने का हक सरकार को नहीं बल्कि जो पंडा पुरोहित है, पंडित हैं, उनको मंदिर चलाने का हक है। लेकिन सरकार ने इसका भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि
जो सरकार है या जो रूलेक्स संस्था है, उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि जो राजा है वो मुख्य पुजारी होता है, वो ही किसी को इसमें नियुक्त कर सकता है। तो कंचन, कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अहम होने वाला है और जो हाईकोर्ट है वो आज इस पर एक अहम निर्णय देने वाला है। बिल्कुल, और इस अहम निर्णय को सुनने के लिए अब सब इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील नप्रभात भी हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, सरकार के लिए यहां पर दोहरी चिंता है। अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें तो सरकार कहती है कि ये जो एक्ट बनाया गया है ये मंदिरों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए, उन्हीं की सहूलियत के लिए बनाया गया है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल कंचन, आज के फैसले पर सभी की नजर रहेगी और ऐसा नहीं है कि जो एक्ट, जो चारधाम देवस्थानम एक्ट जिस पर चर्चा चल रही है वो पहली बार त्रिवेंद्र सरकार लाई हो। इससे पहले भी एनडी तिवारी सरकार के कार्यकाल में ऐसी कोशिश की गई थी, एक एक्ट का प्रारूप बनाया गया था और जब इस एक्ट को लागू करने की बारी आई तो इसका चारों ओर प्रखर विरोध हुआ। जिस तरह से अभी पंडा पुरोहित लगातार कर रहे हैं, तात्कालिक समय में भी ऐसे ही दौर चला था और इस विरोध के चलते जो एनडी तिवारी सरकार थी उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। त्रिवेंद्र सरकार एक बहुमत की सरकार है और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ये बात कह चुके हैं कि आज नहीं तो कल किसी न किसी को ये फैसला लेना ही था कि जो चारों धाम हैं उनके साथ जो मंदिर हैं उनका जो प्रबंधन है, सरकार पहले भी अपना पक्ष इस तरह से रख चुकी है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं में अतिक्रमण नहीं कर रही है। वो मंदिरों पर जो परंपरागत जो पूजा पाठ की विधि है, जो परंपरागत जो प्रावधान है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो केवल उसका वित्तीय प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि जो मंदिर हैं उनमें लाखों करोड़ों रुपए चढ़ावा हर साल आता है, करोड़ों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसका मैनेजमेंट किस तरह से दुरुस्त किया जाए, जो वित्तीय प्रबंधन है उसको कैसे हैंडल किया जाए, जो चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे उनको अमली जामा पहनाया जाए। इसलिए सरकार ये दावा करती है कि हम इस देवस्थानम एक्ट को लेके आए हैं, वो किसी की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं कर रही है। आज इस पर फैसला आएगा। जो पंडा पुरोहित हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये उनके जो धार्मिक जो परंपरागत जो मान्यताएं हैं उसमें हस्तक्षेप राज्य सरकार कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आता है वो, चूंकि ये लगातार राज्य में एक सियासी मुद्दा भी बनता रहा है, हमने देखा कि कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध करती रही है और कांग्रेस ने ये दावा किया है कि यदि उनकी सरकार 2022 में बनती है, जो चारधाम देवस्थानम एक्ट त्रिवेंद्र सरकार लेके आई है वो इसको खारिज करेंगे। तो सरकार के लिए जरूर चुनौतियां हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव भी नजदीक है। हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है, यदि देवस्थानम एक्ट कंटिन्यू रहता है तो सरकार किस तरह से मैनेज करेगी पंडा पुरोहितों को, जो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं उनको किस तरह से, तो ये आज के फैसले से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आज के फैसले से काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वीरेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे सरकार को लेकर ही है कि यहाँ पर सरकार के लिए जीत कर भी हार ही होगी। सरकार के बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अगर आज का ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार के हक में आता है तो उत्तराखंड सरकार की जीत तो होगी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे जो अपनी ही पार्टी के उनके दिग्गज नेता हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी इतने पर भी चुप नहीं रहेंगे। अगर उनके हक में ये फैसला नहीं आता है तो उनके लिए आगे के रास्ते भी खुले हुए हैं। बिल्कुल कंचन, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी पूरे मसले को लेके आए थे और लगातार ट्वीट करके उन्होंने सरकार पर हमले भी किए हैं, तो अगर आज ये एक्ट नहीं बचता है या सरकार हारती है या सुब्रमण्यम हारती है तो कोई ना कोई इस एक्ट को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जरूर जाएगा। क्योंकि अगर सरकार हारती है तो क्योंकि सरकार पर दबाव भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व नैनीताल सांसद जो अभी हैं अजय भट्ट, उन्होंने भी सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि इसको रिव्यू किया जा सकता है और सरकार को सोचना चाहिए। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती रही है, तो ये कहा जा सकता है कि आज का फैसला अहम है और खास तौर पर सरकार के लिए दोनों तरफ खाई की स्थिति दिख रही है, क्योंकि पंडा पुरोहित पहले ही विरोध कर रहे हैं और उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आज फैसला आता है, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी के हक में हो चाहे वो सरकार के हक में हो, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई कानूनी मोर्चे पर और ज्यादा तेजी से लड़ी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मसला जा सकता है। कंचन, एक आखिरी अपडेट आपसे वीरेंद्र बिष्ट, आप वीरेंद्र बिष्ट या फिर सुनील नप्रभात जो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, कितने बजे फैसला पढ़ा जाएगा और कौन कौन मौजूद रहेगा कोर्ट में? पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया आजकल हाईकोर्ट में चल रही है और
10 बजे डिलीवर ऑफ जजमेंट के लिए ये पूरा केस लगा हुआ है और 10:30 तक इस पूरे मसले पर हाई कोर्ट अपना फैसला दे देगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 10:30 पर कोर्ट का जैसे ही निर्णय आएगा तो सारी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 10:30 बजे का समय है जब ये इंतजार खत्म हो जाएगा। लंबा इंतजार चला है प्रदेशवासियों के लिए। आज सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सफल होती है। वेलकम बैक, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया। आलम यह है कि गेला गांव में भारी मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की जान जा चुकी है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गेला गांव में 3 मकान पूरी तरह से मलबे में पट चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि तांगा गांव में 5 घर पूरी तरह से मलबे में ढेर हो चुके हैं। 11 लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनके बचे होने की संभावना अब नहीं के बराबर है। तांगा गांव पहुंचा पानी भी खासा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तांगा गांव पहुंच पाना लोगों के लिए वैसे भी काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसी वजह से राहत बचाव काम में देरी भी आ रही है। एसडीआरएफ की टीम का वहां पहुंचना थोड़ा दिक्कतों भरा हुआ, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाका है और इस पूरे इलाके को जोड़ने वाले सभी रास्ते पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। डीडीहाट एसडीआरएफ की टीम की घटनास्थल तक पहुंच पाई है और इस मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। बंगापानी में आगे सड़क पूरी तरह से गायब है। जौलजीबी मुंसियारी सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा। बीआरओ को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। सड़क से मलबा हटाने के लिए बीआरओ के पास एक जेसीबी मशीन तक नहीं है और जिस कारण लोक निर्माण विभाग को प्रशासन ने सड़क खोलने का जिम्मा दिया है। वहीं आपको बताएं कि न्यूज 18 की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंची है और इस आपदा प्रभावित पूरे इलाके की हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। कई दिनों से भारी बारिश के कारण कई गांवों में बादल फटने के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण अभी कल रात 2 गांव में एक टांगा लोधी ग्राम सभा में भारी तबाही हो चुकी है, जिसमें हर परिवार डूबने के कगार में है। साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है, जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है। यहाँ पर माननीय विधायक जी ने अपनी दो मशीनें लगा रखी हैं, जो अभी रोड खोलने का काम कर रहे हैं। शायद 1-2 दिन में रोड खुल जाए, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। मदकोट के इस इलाके में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। इसी इलाके में तांगा आता है। तांगा में 11 लोग मलबे में दफन हो चुके हैं, जबकि गैला में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके का नज़ारा किस तरीके से पूरा का पूरा भूगोल बदला हुआ है। थल मुंशियारी मोटर मार्ग ये है, लेकिन पूरा के पूरे मोटर मार्ग का नामो निशान तक यहाँ कहीं नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रकृति का तांडव यहाँ कहर बन के टूटा है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, मदकोट, पिथौरागढ़। इस बीच आपको ये बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ के बंगापानी में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की 2 कंपनियां पहले से रेस्क्यू में जुटी थी, अब एक और टीम भेजी गई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। 11 मौतों की सूचना है, जो अत्यंत ही हमारे लिए कष्टप्रद है। प्रकृति की जो मार है उससे हम उनको बचा नहीं पाए। हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि उनके जो भी आश्रित हैं तत्काल जो सरकार के द्वारा 4 लाख रुपया प्रति मृतक आश्रित को दिया जाता है वो उन तक पहुंचे। वहीं अब ऐसी ही पिथौरागढ़ की तस्वीर मिलती जुलती चमोली से भी सामने आई, जहां पर चंद सेकंड में हजारों टन का पहाड़ देखते ही देखते सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था शख्स, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि चमोली के नंदप्रयाग के हिलेरी पहाड़ के पास ये घटना बताई जा रही है, जहां पहाड़ों की कटिंग के कारण कई पहाड़ियां खतरनाक हो जाती हैं। बारिश, भूस्खलन और इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद होती हैं। बद्रीनाथ एनएच लगातार पहाड़ों से मलबा आने के कारण बाधित है, उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। और आपको यहां यह भी बता दें कि एक तरफ पहाड़ में भूस्खलन जानलेवा बना है, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश के लिए अगले 72 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
विभाग ने 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क है। अगले जो 3 दिन है इसमें जो है इस तरह की जो एक्टिविटी इंटेंस है, थंडर स्टॉर्म टाइप और थंडर शावर टाइप जो एक्टिविटी है वो खासकर जो है जो अंदर की डिस्ट्रिक्ट उसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, चाहे वो देहरादून है या टेहरी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स है, और कुमाऊं रीजन में आप देखेंगे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, तो इनमें भी हैवी या वेरी हैवी रेन इनमें भी मिलने की संभावना है और अच्छी स्पेल इनमें भी मिल सकती है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। होमगार्ड से रिटायर्ड डीजी पर लगा है घरेलू हिंसा का आरोप। डीजी की पत्नी ने लगाया है शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप। महिला की तहरीर पर सीओ डालनवाला कर रहे हैं जांच। अब थाना राजपुर में महिला ने दी थी तहरीर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। थाना राजपुर में महिला ने तहरीर दी थी। देहरादून से खबर, होमगार्ड से रिटायर्ड डीजी पर लगा है घरेलू हिंसा का आरोप। पत्नी ने घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। तहरीर दी थी जिस पर अब एक्शन ले लिया गया है, जांच बिठा दी गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से, रिटायर्ड डीजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं पत्नी ने। तो ये देहरादून से बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं। होमगार्ड से रिटायर्ड हैं डीजी, जिन पर घरेलू हिंसा का बड़ा आरोप लगा है। संगीन आरोप पत्नी लगा रही है। डीजी की पत्नी कहती हैं कि शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण उनका किया गया है। अब आगे बढ़ते बुलेटिन में आपको बताएंगे कि एक दिन पहले बलूनी ने मदद का भरोसा दिया और एक दिन बाद ही पीड़ित परिवार को मदद मिल गई। रिपोर्ट देखिए। अनिल बलूनी है तो मुमकिन है। जी हाँ, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। अनिल बलूनी ने अपनी उपयोगिता कई बार साबित की है। कल अनिल बलूनी ने मदद करने का भरोसा दिलाया था और आज परिवार को मदद मिल गई। हम बात कर रहे हैं कुंदन सिंह के परिवार की। कुंदन सिंह की मौत दिल्ली के मिंटो ब्रिज जल भराव में डूबने से हो गई थी और बलूनी ने उनके परिवार को मदद का भरोसा दिया था और अब मदद मिल गई है। क्योंकि इनकी 2 पुत्रियां हैं और इनका लालन पालन कुंदन सिंह जी ही करते थे, तो किसी भी तरीके से इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दिल्ली सरकार में दी जाए। तो उपराज्यपाल जी ने जो वहाँ सहायता राशि थी 10 लाख रुपए की, वो तो तुरंत जारी कर दी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उनके परिवार में किसी न किसी को नौकरी देने की भी व्यवस्था करेंगे। आपको बता दें कि मिंटो ब्रिज जल भराव में मरने वाले वाहन चालक कुंदन सिंह पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से कुंदन सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को दिल्ली सरकार में नौकरी का अनुरोध किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल द्वारा मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का चेक जारी कर दिया गया है। हालांकि अनिल बलूनी ने उनके परिवार से किसी को नौकरी देने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। आगे खबरें होंगी उत्तर प्रदेश से।